सो गाइज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर में, ओवरलोड कंस्ट्रक्टर। सो बेसिकली गाइज जो कंस्ट्रक्टर है इसमें ओवरलोड जो है वो एप्लीकेबल है, ओवरराइडिंग एंड इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर में एप्लीकेबल नहीं है, बट ओवरलोड कंस्ट्रक्टर हम लिख सकते हैं। आपने लास्ट मेरी कुछ वीडियोस देखी होगी तो आपने देखा होगा कि मैंने लिखा भी था, बट अभी उसको इन डेप्थ में पढ़ते हैं एंड कैसे लिखते हैं एंड देन फिर क्या कुछ केसेस होते हैं वो देखते हैं। So guys, within a class we can declare multiple constructors and all these constructors having same name but different type of arguments. Hence all these constructors are considered as overload constructor. Hence overloading concept is applicable for constructor. So जैसे मैंने बोला कि हम कंस्ट्रक्टर मल्टीपल लिख सकते हैं बट आर्गूमेंट हमें डिफरेंट देना होगा। जैसे ये टेस्ट है, नो आर कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे इंट आर कंस्ट्रक्टर है, इंटीजर दे दिया आर्गूमेंट में, फिर यहाँ पे डबल दे दिया तो ये डबल आर कंस्ट्रक्टर है। एंड देन फिर गाइज अब ये देखते हैं एक इसको इंटेलिजे में मैं ओपन करता हूँ एंड देन आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे आउटपुट क्या होगा। एक बार वीडियो को पॉज करो एंड देन मेरे को बताओ कि आउटपुट क्या होगा। ये मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया भी था। तो गाइज आई होप आपने अपना आउटपुट लिख लिया होगा प्रैक्टिस के लिए। एंड नाउ अब मैं बताता हूँ इसका आउटपुट क्या होगा, पहले मैं समझाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखो टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट, तो यहाँ पे क्या कॉल होगा, नो आर कंस्ट्रक्टर। तो ये नो आर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ एंड यहाँ पे क्या है, दिस ऑफ 10 है, तो फिर दिस ऑफ 10 क्या हुआ, फिर यहाँ पे ये कॉल हुआ, फिर इसके बाद क्या कॉल हुआ, ये कॉल हुआ। फिर इसमें पहली लाइन क्या है, दिस 10.5। अब 10.5 ये डबल है, डबल वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो डबल आर कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो जाएगा। फिर कॉल दोबारा जाएगी यहाँ पे 10th लाइन पे एंड देन ये जो है वो कॉल हो चुका है एंड देन फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, फिर ये वाली लाइन एग्जिस्ट हो गई। डबल आर कंस्ट्रक्टर के बाद न्यू इंट आर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा एंड देन फिर अगेन कॉल यहाँ पे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, फिर नो आर कंस्ट्रक्टर जो है अपना ये एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली इस फर्स्ट लाइन के लिए आउटपुट आएगा आपका डबल आर कंस्ट्रक्टर, इंट आर कंस्ट्रक्टर एंड देन नो आर कंस्ट्रक्टर। तो एक बार देखते हैं, इसको कमेंट करते हैं बाकी लाइन्स को एंड देखते हैं बस इस लाइन के लिए हमारा डबल आर कंस्ट्रक्टर, इंट आर कंस्ट्रक्टर एंड नो आर कंस्ट्रक्टर ऐसे प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ। तो यस गाइस, तो आप देखोगे डबल आर कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ पहले, फिर इंट आर कंस्ट्रक्टर एंड नो आर कंस्ट्रक्टर। क्यों? बिकॉज ये यहाँ पे हमने कॉल किया, ये कॉल हुआ, फिर ये इंटीजर वाला कॉल हुआ, तो फिर यहाँ पे अगेन फर्स्ट लाइन ये डबल वाला कॉल कर रहा है तो डबल वाले ने प्रिंट किया, फिर ये वाली लाइन इसके बाद एग्जीक्यूट होगी, ये प्रिंट हुआ, फिर ये नो आर कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ। अब गाइज अब इसके लिए क्या आउटपुट होगा, मैं आप आई गेस अगर आपने गलत बताया होगा बट तो अब बता दोगे अब क्या होगा आउटपुट। तो गाइस हाँ बता देखते हैं। फिर यहाँ पे हमने ये 10 पास किया तो डेफिनेटली इंटीजर है तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा इंटर में एंड देन फिर यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या है 10.5, तो डेफिनेटली डबल आर कंस्ट्रक्टर ये प्रिंट होगा, फिर दोबारा एग्जीक्यूशन जाएगा, फिर ये हो चुका है, फिर ये प्रोसेस होगा, इन डबल आर कंस्ट्रक्टर और इंट आर कंस्ट्रक्टर इस केस में प्रिंट होगा। तो फिर ये एक बार कमेंट करते हैं एंड देन देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो डबल आर कंस्ट्रक्टर एंड इंट आर कंस्ट्रक्टर अपना प्रिंट हो गया। अब गाइज ये टेस्ट T2, अब थर्ड के लिए टेस्ट T2 कल न्यू टेस्ट 10.5, तो ये डबल है, फर्स्ट लाइन कुछ नहीं है तो इसके लिए खाली डबल आर प्रिंट होगा। अब गाइज अब यहाँ पे आई होप अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी मेथड प्रोमोशन जो प्रोमोशन रूल है वो अगर आपने देखा होगा तो आप यहाँ पे आउटपुट बता दोगे मेरे को। सो गाइज यहाँ पे देखो बेसिकली हम 10L लॉन्ग पास कर रहे हैं बट यहाँ पे लॉन्ग कोई आर्गूमेंट है ही नहीं। तो गाइज़ आपको मैंने बताया था जो होता है मतलब ऑटोमेटिक प्रोमोशन रूल बताया था मैंने कि अगर लॉन्ग है तो अपना सीक्वेंस क्या होता है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल। तो इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, तो लॉन्ग है, लॉन्ग के बाद क्या है फ्लोट में ये कन्वर्ट हुआ, बट फ्लोट का कोई मेथड है यहाँ पे नहीं, फ्लोट का मेथड नहीं है। फिर फ्लोट के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, डबल में, तो डबल का यहाँ पे कोई मेथड है बिकॉज ऐसा है ना, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल। आई होप आपने वो नोट डाउन कर लिया होगा। तो बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट एंड देन फिर फ्लोट का नियम फिर डबल में कन्वर्ट हुआ एंड देन यहाँ पे डबल का ये मेथड है तो यहाँ पे डबल आर कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो जाएगा। तो आपको मैं अभी ये तीनों कमेंट करता हूँ एंड अभी आपको बस इसका आउटपुट दिखाता हूँ एक बार लास्ट वाले का। तो देखो डबल आर कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो गया। तो आई होप गाइज़ ये आपको पता चल गया होगा। गाइज़ जो रिटन टेस्ट होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं एंड इवन इंटरव्यू में आप जाओगे तो इंटरव्यूअर जो है वो ऐसा लिख देगा एंड पूछेगा आउटपुट बताओ।
तो ये अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली आराम से टाइम लेके बता सकते हो। तो ये गाइस था ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। So for constructor, inheritance and overriding concept are not applicable, but overloading concept is applicable, जो मैंने पहले बताया आपको। So एक और भी guys ये है कि every class in Java including abstract class can contain constructors, but interface cannot contain constructor। So guys Java में अपने जितनी भी classes and abstract classes है वो constructor उनके पास कंस्ट्रक्टर हम उसके अंदर हम लिख सकते हैं, बट इंटरफेस में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिख सकते। तो ये देखो ये क्लास है तो कंस्ट्रक्टर वैलिड है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है कंस्ट्रक्टर वैलिड है, बट अगर इंटरफेस में हम कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो अपना कोड कंपाइल नहीं होगा, हमें एरर मिलेगा। ओके अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं। सो केस 1 है रिकर्सिव मेथड कॉल इज़ रन टाइम एक्सेप्शन सेइंग स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो गाइस सपोज़ करो, अब ये मैं आपको यहाँ पे आप एक बार दिखा देता हूँ, नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लेना, बट ये मैं इंटेलिजे में आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो ये हमारा क्या है एक 1 सेकंड, हाँ तो ये क्या है गाइस, ये हमारी क्लास है test1 एंड ये मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड m1 एंड देन पहले यहाँ से देखते हैं। मेन मेथड है ये m1 को कॉल कर रहा है, m1 मेथड क्या कर रहा है m2 को कॉल कर रहा है, m2 मेथड को, और m2 मेथड अगेन क्या कर रहा है m1 को कॉल कर रहा है। तो इस केस में आप देखोगे कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे एक हमारा रन टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा, बिकॉज ये कंटिन्यूसली एक दूसरे को कॉल करेंगे तो जो स्टैक एरिया है वो फुल हो जाएगा, तो स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो एक दूसरे को कॉल किया इन लोगों ने, इन मेथड्स ने, बट यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो एरर आ गया। तो एक ये केसेस है गाइस कि अगर हम मेथड के टर्म्स में एक दूसरे को कॉल करते हैं तो हमारे पे स्टैक ओवरफ्लो एरर आता है, ठीक है, बट कंपाइल टाइम एरर कुछ नहीं आएगा। देखो आपका कुछ कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। बट अगर कंस्ट्रक्टर के केस में अगर हम सेम चीज़ करें, देखो अब ये अपना क्या है, ये देखो यहाँ पे मेन मेथड है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्लास है test3 एंड test3 में क्या ये क्या कर रहा है, ये कॉल कर रहा है इसको, ये इंटीजर वाले को, और इंटीजर वाले क्या कर रहा है, ये नो और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो इस केस में हमारा कंपाइल टाइम एरर ही आ जाता है, रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर कॉल। तो ये जो है ये कंपाइल ही नहीं होगा कंस्ट्रक्टर के केस में, तो कंपाइल टाइम एरर, रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, ये वाला एरर आ जाता है, बट इसमें कंपाइल हो जाता है, बट हमें रन टाइम एक्सेप्शन मिलता है। ओके गाइज ये केस 1 हो गया इंपॉर्टेंट केसेस में। अब केस 2 है व्हेन एवर वी आर राइटिंग एनी आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू राइट नो आर कंस्ट्रक्टर ऑल्सो। तो ये बताता हूँ मैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो गाइज सपोज़ करो हमने क्या किया, एक क्लास क्रिएट की पी, तो आपको पता है कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर जो है वो जनरेट कर देता है, राइट, कंपाइलर ये कंस्ट्रक्टर जनरेट करता है। सिमिलरली हमने क्लास सी एक्सटेंड पी, इसने क्लास सी ने पी को एक्सटेंड किया एंड देन अगेन अगर हमने कुछ लिखा नहीं, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, तो कंपाइलर ये जनरेट कर देगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये ऐसा ये एक अपना पहला केस है। अब दूसरे केस में, जिस केस में अपन को थोड़ा इशू होगा अगर हम ठीक से हैंडल नहीं करते, तो ये मैं केस डिस्कस करता हूँ आपसे एक बार। तो जैसे सपोज़ करो गाइस क्लास पी है, ये इसको मैं इंटेलिजे में दिखाता हूँ आपको। सपोज़ करो गाइस ये क्लास पी है, ओके P1 है, सपोज़ करो क्लास P1 है, ये मतलब सेम नेम नहीं लिख सकते क्लास का, तो मैंने एक ही फाइल में सब कुछ किया है, तो मैंने डिफरेंट नेम लिख दिया। तो सपोज़ करो क्लास P1 है एंड P1 में इंट आई है, ओके, एंड देन यहाँ पे सुपर है, सुपर कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन है, एंड देन यहाँ पे क्लास C1 है एक्सटेंड कर रही है ये P1 को, ओके। अभी आप ये सब नीचे और ऊपर का सब कुछ भूल जाओ, अभी समझो कि बस ये है। तो P1 है, P1 में एक कंस्ट्रक्टर है, इंट कंस्ट्रक्टर है, C1 है एक्सटेंड कर रहा है P1 को, और ये फिर कंस्ट्रक्टर है। बट गाइस सपोज़ करो यहाँ पे अगर ये मैं नहीं लिखता, तो देखो एरर आ गया यहाँ पे। क्यों एरर आ गया? क्योंकि कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर जनरेट करेगा आपका अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये होता है, यहाँ पे 10 नहीं रहेगा, यहाँ पे ये एम्प्टी होता है। अब ये देखो, अब ये यहाँ पे जो है ये एम्प्टी है, बट कोई सुपर इस वाले पेरेंट क्लास में कोई नो आर कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे अपन को एरर मिलेगा। मतलब ये बोलेगा कि रिमूव फर्स्ट पैरामीटर फ्रॉम कंस्ट्रक्टर P1 से ये फर्स्ट पैरामीटर या फिर हटा दो, तो फिर यह भी चल जाएगा, या फिर क्या करो यहाँ पे 10 पास करो, तो फिर ये चल जाएगा। सो इस केस में गाइज ये हाईली रिकमेंड होता है कि हम यहाँ पे क्या करें, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर दे, बना दे।
क्योंकि क्योंकि देखो अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर तब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट करता है जब कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी है, तो कंपाइलर यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट करेगा नहीं। तो फिर यहाँ पे मैंने P1 लिख दिया एंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो फिर अब देखो क्या होगा, अब होगा ये कि अब यहाँ पे 10 भी पास नहीं करेंगे तो चलेगा, एंड इवन अगर कुछ भी नहीं करते तो भी ये कोई एरर नहीं आएगा। बट यहाँ पे अगर हम ये हटा देते हैं तो ये एरर आने लगेगा। तो ये केस है गाइस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है कि वेन एवर वी आर राइटिंग एनी आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, कोई हम आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं जैसे इंट आई, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू राइट नो आर कंस्ट्रक्टर ऑल्सो। तो कोई एरर नहीं आएगा बट रिकमेंडेड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, इफ पेरेंट क्लास कंटेन्स एनी आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर देन वाइल राइटिंग चाइल्ड क्लास वी हैव टू टेक स्पेशल केयर विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्टर। तो वही गाइस केस है, अगर पेरेंट क्लास पे कोई नो आर कंस्ट्रक्टर, कोई सा भी आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है तो चाइल्ड क्लास में हमें मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर लिखते हुए, बिकॉज अभी हमने देखा कि अगर ये एंड देन कुछ दे नहीं रहे तो हमें यहाँ पे एरर मिल जाए, कंपाइल टाइम एरर। तो ये है। एंड देन दूसरा यही है, वेन एवर वी आर क्रिएटिंग, ये सेम है, वेन एवर वी आर क्रिएटिंग एनी आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू राइट नो आर कंस्ट्रक्टर ऑल्सो। सो नो आर कंस्ट्रक्टर हमें लिखना चाहिए हमेशा। अब केस 3 गाइज, ये एक लास्ट केस है कि इफ़ पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर थ्रोज एनी चेक्ड एक्सेप्शन कंपल्सरी चाइल्ड क्लास constructor should throw the same checked exception or its parent, otherwise the code won't compile। तो गाइज सपोज़ करो अपना जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है ये IO एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ये चेक्ड एक्सेप्शन है, बट ये चाइल्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कुछ एक्सेप्शन थ्रो ही नहीं कर रहा, तो इस केस में कोड कंपाइल नहीं होगा। ओके, तो फिर यहाँ पे ये है कि अगर पेरेंट क्लास कोई चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो चाइल्ड भी या फिर सेम एक्सेप्शन थ्रो करे या फिर इसका पेरेंट थ्रो करे, तो फिर ये कंपाइल होगा। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने ये सपोज़ करो ये हटा दिया, यहाँ पे हटा दिया, तो फिर क्या हो रहा है कि ये कंपाइल नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये जो ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है और ये जो क्लास है एक्सटेंड कर रही है इस P3 को, एंड यहाँ पे कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं है। तो अगर इसको रिजॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं हम, थ्रोज IO एक्सेप्शन लिखते, या फिर इसके पेरेंट, इसका पेरेंट क्या होता है एक्सेप्शन वगैरह इसके पेरेंट है, तो ये भी लिखते तो भी ये चल जाएगा। तो गाइस ये एक केस है। तो ये गाइस कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे कंस्ट्रक्टर को लेके। तो आप कंस्ट्रक्टर में अगर जितना मैंने अभी बताया वहाँ तक आप अगर पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आपको कंस्ट्रक्टर में ये गाइस बेसिक्स हैं, ये बहुत आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को मतलब 6-6 7-7 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, वो DSA में तो स्ट्रांग हो जाते हैं, बट ये वाली चीज़ फिर भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कंस्ट्रक्टर मैंने अभी आपको बताया, कंस्ट्रक्टर की सीरीज़ में जो भी आपने बताया तो मैंने बताया आपको। तो गाइस यहीं पे कंस्ट्रक्टर का मतलब ख़त्म होता है जो भी ट्यूटोरियल है कंस्ट्रक्टर का। बट आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस है कंस्ट्रक्टर को लेके या फिर कुछ और भी केसेस आपको अगर आप फेस कर रहे हो, कोई भी इशू फेस कर रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि उसका जवाब दे पाऊँ। सो गाइस या कंस्ट्रक्टर ख़त्म कर दिया अभी हमने। सो या थैंक यू गाइस।